बिग फुट बस स्विमिंग पूल। हैदराबाद नाम के गांव में सुनील और सपना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनके दो बच्चियां थी, श्रीमुखी और प्रतिभा। सुनील सपना अपने बच्चों की हर जिद को पूरी करते थे और सपना की भी जिद को सुनील पूरी करता था। उनके घर में स्विमिंग पूल था जहां श्रीमुखी और प्रतिभा रोज स्विमिंग करते थे। साथ साथ उनको खेलने के लिए खिलौने और कई तरह की चीजें भी थी। सपना कुछ दिनों से सुनील से परिवार के साथ घूमने जाने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वक्त ना मिलने के कारण सुनील हर बार सपना की बात को टाल देता था। लेकिन ऐसे ही एक बार सुनील घूमने जाने का निर्णय लेता है और वो सपना से कहता है, सपना, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि हम घूमने जाएंगे, तो चलो चलते हैं। तुम 15 दिन के सफर में लगने वाली सारी जरूरी चीजों की पैकिंग कर लो। हर चीज मैं नहीं लूंगी जी। तुम मस्त नजारे देखोगे और मैं क्या सिर्फ खाना पकाते बैठूंगी? ये नहीं चलेगा। हम कुछ सामान बाहर से खरीद लेंगे। आप सिर्फ बच्चों के स्विमिंग पूल में खेलने का कुछ करो बस के अंदर। वो बिना स्विमिंग के रहेंगे, इस बात का मुझे डाउट ही है। हाँ सपना, तुम सच कह रही हो। एक बार श्रीमुखी और प्रतिभा से बात करके देखता हूँ। सुनील श्रीमुखी और प्रतिभा से बात करता है, लेकिन दोनों बच्चे मानते ही नहीं और स्विमिंग पूल के बिना वो नहीं आएंगे ऐसा उसे कह देते हैं। जिस वजह से सुनील भी सोच में पड़ता है कि अब क्या करे। भी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने ही घर की एक बस के ऊपर एक स्विमिंग पूल बनाता है। लेकिन पानी भरने के बाद वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से टायर प्रेशर झेल नहीं पाते, जिस वजह से वो बस बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। वो सभी को बुलाता है और कहता है, अरे श्रीमुखी और प्रतिभा, जरा इधर आकर देखो। सुनील के कहते ही दोनों बच्चे दौड़कर उस बस को देखने के लिए आते हैं। उस स्विमिंग पूल बस को देखकर प्रतिभा कहती है, वाह पिताजी, बस के ऊपर स्विमिंग पूल, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। क्या तुम दोनों को पसंद आई बच्चों? हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलो हम घूमने चलते हैं। सुनील बस स्टार्ट करता है। सपना, श्रीमुखी और प्रतिभा बस पर चढ़ते हैं, लेकिन बस बहुत ही धीरे धीरे चलने लगती है। ये देखकर सपना सुनील से कहती है, अरे क्या जी, आप भी अगर ऐसी स्पीड से घूमने निकलेंगे तो अमीरपेट जाते जाते बच्चे जवान हो जाएंगे और जब घर वापस आएंगे तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। रहने दो, मुझे नहीं आना आपकी स्विमिंग पूल बस पर। ऐसे कहकर सपना बस से नीचे उतर जाती है। इधर सुनील बड़ा परेशान होता है कि अब क्या करे। तभी उसे उसका एक पुराना सा ट्रैक्टर दिखता है जो सालों से बंद पड़ा था। सुनील उसके टायर निकालता है और बस के टायर की जगह पर उसे लगाता रहता है। उसे देखकर सपना उसे कहती है, अरे रहने दो जी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इस आदमी से शादी की। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसा पति मिला जो कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकता। अरे रुको जरा, मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सुनील बस को ट्रैक्टर के टायर लगाकर चला कर देखता है तो बस भी बड़े अच्छे से और तेज चलने लगती है, लेकिन बस की ऊंचाई बढ़ जाती है। ये देखकर श्रीमुखी कहती है, अरे पापा, अब हमारी बस कोई साधारण बस नहीं है, ये तो बिग फुट बस स्विमिंग पूल बन चुकी है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आपने नया करिश्मा कर दिखाया है। ऐसा कहकर सुनील सपना को बुलाता है और बस में बिठाकर वो सफर को शुरुआत करता है। बस बड़ी ही तेजी से चलने लगती है। इस तरह सुनील सपना घूमने के लिए निकलते हैं। इधर जिस गांव से वो गुजरते हैं, लोग उसके बिग फुट बस स्विमिंग पूल को देखते ही रहते हैं। श्रीमुखी और प्रतिभा भी जब भी स्विमिंग करने का मन करता, वे दोनों ऊपर स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करते और इस तरह से 15 दिन घूमने के बाद वो वापस घर आते हैं। सीतापुर नाम के एक गांव में शेखर नाम का एक आदमी खाना बनाने का बड़ा शौकीन था, जिस वजह से उसे खाना बनाने में ही अपना करियर करना था। वो बहुत सोचता है और एक ढाबा डालने की ठान लेता है। वो गांव के बाहर नेशनल हाईवे पे एक बंद पड़ा पुराना ढाबा खरीदता है और उस ढाबे की अच्छी सजावट करके उसे एकदम नए जैसे बनाता है और उसका उद्घाटन गांव के सरपंच से करवाता है।
मेरे इस ढाबे का गांव के सरपंच जी ने जो उद्घाटन किया है उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे ही बुलाकर पट्टी काट कर भेज दोगे या फिर खाना भी खिलाओगे? जी हाँ, खाना तैयार है सरपंच जी, आइए आइए। शेखर अतिथियों को खाना खिलाता है। सब शेखर के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उस दिन से शेखर का ढाबा खूब चलने लगता है। उसका ढाबा हाईवे पर होने के कारण सफर करने वाले यात्री उसी के ढाबे पर रुककर खाना खाने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं, जिस वजह से शेखर को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। महीना बीत जाता है। शेखर लॉकडाउन खुलने का इंतजार करता है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर से 1 महीना लॉकडाउन बढ़ाते हैं। ये सुनकर शेखर बहुत परेशान होता है। 2 महीने के बाद तीसरे महीने में कुछ सेवाएं शुरू करने की इजाजत भारतीय सरकार देती है, लेकिन ऐसी जगह जैसे होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा खोलने की इजाजत सरकार नहीं देती, सिर्फ पार्सल सर्विस की इजाजत देती है। लेकिन पार्सल सेवा शुरू करके ठीक से शेखर की कमाई नहीं हो पाती, जिस वजह से शेखर बड़ा चिंतित होता है। एक दिन ऐसे ही चिंता करते हुए शेखर बैठकर था, तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है। अरे शेखर, क्या हुआ? किस बात की इतनी चिंता किए जा रहा है? अरे क्या करूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ढाबा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन की वजह से ढाबा शुरू नहीं कर सकता, और शुरू किया तो पुलिस आकर डंडे मारेगी और ढाबे को भी बंद कर देगी। पार्सल सेवा से कुछ खास कमाई नहीं हो रही है दोस्त। अरे तो कोई और दूसरा रास्ता निकाल मेरे दोस्त। तेरे ढाबे में अंडरग्राउंड जगह है ना, वहां पर शुरू कर दे ढाबा। यह सुनते ही शेखर की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने दोस्त के साथ ढाबे के अंडरग्राउंड हिस्से में जाता है। वहां पर काफी बड़ी जगह होती है। शेखर का ढाबे के ऊपर किचन शुरू रहता है, जिसमें पार्सल सर्विस अभी भी शुरू रहती है, लेकिन नीचे में अंडरग्राउंड ढाबा शुरू करता है, जिस वजह से वहां पर खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को शेखर चुपके से अंडरग्राउंड ढाबे में भेज देता है। इस तरह से शेखर अंडरग्राउंड ढाबा चलाने लगता है। लेकिन एक दिन ढाबे पर काफी सारी गाड़ियां देखकर पुलिस उसके ढाबे पर आती है और शेखर को पूछती है, अरे ये क्या, इतनी गाड़ियां, इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर कैसे? क्या तुमने ढाबा शुरू किया है? नहीं सर, ये तो पार्सल लाने के लिए आई हुई गाड़ियां हैं। लोग पार्सल लेते हैं और सामने ही जंगल में अलग अलग जाकर बैठकर खाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर आपको यकीन नहीं है तो अंदर जाकर देख लीजिए सर। पुलिस इंस्पेक्टर ढाबे के अंदर जाने लगता है। ये देखकर शेखर धीरे से उसके पास वाला एक रिमोट की बटन दबाता है और नीचे बैठे हुए लोगों को शेखर का दोस्त शांत रहने के लिए और कुछ भी आवाज ना करने के लिए बोलता है। इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि ढाबे की कुर्सियां टेबल पर रखी हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। जी सर, यकीन कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और शेखर बड़े ही चालाकी से अंडरग्राउंड ढाबा शुरू रखता है।